नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू प्रोजेक्ट। और इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मैंने जो अभी रिसेंटली किताब पढ़ी, हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, जो डेविड राइच ने लिखी है, उसके बारे में मैं बात करूँगा कि बुक कैसी है, आपको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा, डेविड राइच एक साइंटिस्ट है, जो पुराने अवशेषों का जेनेटिक स्टडी करते हैं जो उत्खनन में पाए जाते हैं और इनका जेनेटिक मैपिंग करते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे और हम कैसे इवॉल्व हुए। हमारे सबसे पहले कौन पूर्वज थे जिनसे ये पूरा जो मॉडर्न ह्यूमन है, जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, थोड़ी टेक्निकल किताब है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है पढ़ने के लिए, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बुक पढ़ने के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये सब्जेक्ट पे बुक पढ़ा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिला इसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप सबने पढ़नी चाहिए बुक जिनको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और एंथ्रोपोलॉजी में। तो बेसिकली डेविड राइच एक साइंटिस्ट है जो जेनेटिक स्टडी करते हैं, और इन्होंने अलग अलग जो पुराने अवशेष पाए गए, लाखों साल पुराने, हज़ारों साल पुराने, इन पे जेनेटिक स्टडी किया। तो इसका जो कंक्लूजन आया और जो उनको पता चला कि कैसे ह्यूमन जो थे वो बाहर निकले। उन्होंने अफ्रीका से एशिया, एशिया से अमेरिका, कैसे वो घूमते चले गए और कैसे अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस है, जो हम अलग अलग जगह पे रहते, वो कैसे पैदा हुए। तो बेसिकली 3 लाख साल पहले का एक अवशेष मिला है मोरक्को में, उस पर इन्होंने जेनेटिक स्टडी किया। ऐसा कहा जाता है कि जो अफ्रीका है उसमें मॉडर्न ह्यूमन का जन्म हुआ। उनके अपने जो पूर्वज थे वो अफ्रीका में रहते थे। 70-80 साल पहले हम अफ्रीका से निकले। तो इरिट्रिया और यमन के बीच में एक स्ट्रेट है, और वहाँ पे रेड सी है। और अभी तो सी लेवल काफ़ी बढ़ गया, बट मे बी तब वो जॉइंट होगा। इसके वजह से ह्यूमंस वो पॉइंट से ये यमन में आए, गल्फ़ में आए। और अभी भी शायद ये गल्फ़ में आपको पुराने जो ह्यूमंस थे उनके अवशेष पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो उनका स्टडी हुआ। फिर 70,000 साल पहले अफ्रीका से गल्फ़ में आए। फिर गल्फ़ से वो घूमते घूमते इराक, ईरान, ये एरिया से वो आए ईरान में। ईरान से वो इंडिया में आए, और इंडिया से फिर वो नीचे चले गए। जैसे कि अभी अंडमान में जो पुराने, मतलब बहुत पुराने जो लोग थे जो घूमते हुए आए, तो वो भी आज भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेंगे। कोई आइलैंड्स है जो रिजर्व है, जहाँ पे हम इंडियंस जा नहीं सकते। उनकी भाषा भी अभी, जो पुरानी भाषा थी, पुरानी ह्यूमंस की थी, अभी भी वो बोली जाती है। तो ऐसे ही आपको, अगर आप न्यू गिनी में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नेटिव लोग पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में माओरी करके एक लोग हैं जो पाए जाते हैं। तो ऐसे आपको, जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो आपको ये नेटिव लोग मिलेंगे जो सबसे पहले अफ्रीका से निकले थे, जो प्योरेस्ट फॉर्म में थे। उनमें कोई जेनेटिक मिक्सिंग नहीं हुआ था, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिले जाते। तो उनका काफ़ी, उनके हड्डियों का, उनके अवशेषों का काफ़ी यूज़ हुआ है जेनेटिक मैपिंग में, कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। ये बुक से एक पता चलता है कि हम कोई भी प्योर नहीं है। जब अफ्रीका से ह्यूमन निकला था, मॉडर्न ह्यूमन, घूमते घूमते, और वो एक्सप्लोर कर रहा था, तो कोई कोई एशिया में चले गए, कोई इंडिया है, कोई नीचे चले गए, जैसे कि अंडमान, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कोई चले गए अपने ईस्ट एशिया में, जैसे कि चाइना, चाइना, रशिया के ईस्ट साइड, कोई रशिया चला गया, कोई सेंट्रल एशिया, कोई यूरोप चले गए कुछ। तो ये जो लोग थे सबसे पहले स्थलांतरित हुए। तो दूसरे अफ्रीका से दूसरी लोगों की वेव निकली। तो जो पहले वेव में लोग निकले थे, स्थलांतरित हुए थे, उनके साथ उनका मिक्सिंग हुआ, जेनेटिक मिक्सिंग हुआ। तो वो फिर से मिक्स हुए। तो जो निएंडरथल थे, जो यूरोप में पाए जाते थे, ये वही थे जो मॉडर्न ह्यूमन से निकले थे, अफ्रीका से निकले थे और यूरोप में स्थलांतरित हुए थे। फिर उनमें ऐसे, जैसे हम बोलते कि होमोसेपियंस थे, निएंडरथल थे, तो ऐसे दो ह्यूमंस नहीं थे, और ज़्यादा ह्यूमंस थे, बहुत सारे थे जो पाए जाते। तो उनमें मिक्सिंग हुआ। तो बेसिकली हम जो मॉडर्न फॉर्म में हैं वो इन लोगों का मिक्सचर है। हमें निएंडरथल जो
ह्यूमन है उनका इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लाइक 2% निएंडरथल की एंसेस्ट्री पाई जाती है। उनके अवशेष अपने हम में जीन्स में अपने 2% है। अब जैसे नीचे जाओगे न्यू गिनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे नेटिव लोगों में और ज़्यादा है, 3 से 4% है, मैक्स टू मैक्स 6% है निएंडरथल लोगों की एंसेस्ट्री। तो हम मिक्सचर्ड है सबके, हम कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि और कॉम्प्लेक्स होगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई प्योर फॉर्म नहीं है। जो मैंने आपको बताया, कोई एशिया में स्थलांतरित हुआ, कोई रशिया में रहा, कोई सेंट्रल एशिया में रहा, कोई यूरोप गया, तो ये लोग फिर से घूमने लगे, फिर से मिक्स होने लगे एक दूसरे में। और जो आर्यन थ्योरी है ये भी थोड़ी सी गलत है। तो बेसिकली यमना, सेंट्रल एशिया से कोई लोग थे जिनका नाम यमना करके था, और ये लोग इंडिया में आए जो घुड़सवार थे। अगर आप हरप्पन कल्चर देखोगे तो वो उनमें पाया जाता है कि कोई बाहर से लोग आए जिनके पास घोड़ा वगैरह था। इनके पास हॉर्सेस का कोई ओरिजिन नहीं था। हरप्पन लोग हॉर्सेस यूज़ नहीं करते थे, तो ये बाहर से लोग आए जिनके पास हॉर्सेस थे। और ऐसा कहते कि इन्होंने अटैक नहीं किया, बट इन्होंने ये जो करंट पॉपुलेशन थी उनके साथ ये मिक्स हुआ है, जेनेटिक मिक्सिंग हुआ। और यही कहा जाता है कि फिर वो अपने इंडियन लोगों के साथ मिक्स हुआ है। और हम जो इंडियंस है बेसिकली वो जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे 6 से 7 हज़ार साल पहले, उनके साथ मिक्स होते गए। लगभग 2 से 3 हज़ार साल ये चला सिलसिला। और ऐसा जो बोला जाता है कि हम आर्यन है, ये द्रविडियन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे सबसे पहले अफ्रीका से लोग आए थे वो पहले यहाँ पे रहते थे। फिर और ह्यूमन की वेव्स आई अफ्रीका से, सेंट्रल एशिया से, जो मिक्स होते गए, और फाइनली जो यमन करके लोग थे सेंट्रल एशिया से जो हमारे साथ मिक्स हुए, और फाइनली ये मिक्सिंग हुआ। तो बेसिकली इनका हम में जेनेटिक मिक्सिंग हुई। और हमारी, जैसे हम साउथ में जाएंगे, ये जो लोग थे सेंट्रल एशिया से आए थे, उनका जो प्रमाण है जेनेटिक मिक्सिंग का वो थोड़ा कम पाया जाता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियंस। और ये जो तो उनको नाम दिया गया ASI और ANI। ASI मतलब जो लोग ओरिजिनल थे इंडिया में थे, ANI मतलब जो बाहर से आए लोग थे। तो ANI की जो हम जैसे साउथ में जाएंगे तो ANI का जो प्रोपोर्शन है वो पाया जाएगा, बट कम पाया जाएगा। और जैसे हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, वो ज़्यादा पाया जाएगा। ब्राह्मण्स वो में सबसे ज़्यादा ANI की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसा था, बट हम कोई भी आर्यन और द्रविडियन की थेरी जो थी ये रॉन्ग प्रूव की गई इसमें। तो बेसिकली हम सब मिक्सचर्ड है, हम कोई भी बता नहीं सकता कि एक दूसरे से कैसे अलग है। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी लगी कि ह्यूमन इतने घुमक्कड़ है कि हम अफ्रीका से निकल के हम सेंट्रल एशिया गए, हम नॉर्थ सेंट्रल एशिया गए, उसके बाद रशिया गए। रशिया से रशिया का जो एक्सट्रीम टिप है वो अलास्का से जॉइंट था पहले, क्योंकि सी लेवल कम थी। वहाँ से ह्यूमन क्रॉस हुए, अलास्का गए, कनाडा गए, कनाडा से वो अमेरिका गए, मेक्सिको गए, कोलंबिया गए, फिर पेरू गए, लास्ट में ये चिली करके एक देश है उसके टिप तक, बॉटम तक चले गए। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि जो फार्मिंग था वो कुछ आज का जो इस्तांबुल है वहाँ पे फार्मिंग फर्स्ट स्टार्ट हुआ लगभग 8-9 हज़ार साल पहले। तो पहले ऐसा था कि फार्मिंग बस टर्की या फिर ईरान में स्टार्ट हुआ फर्स्टली। बट आप जैसे देखोगे तो दो जगह पे इंडिपेंडेंटली फार्मिंग स्टार्ट हुआ, एक था टर्की और ईरान में, दूसरा था चाइना में। तो टर्की ईरान में आपको गेहूँ मिलेगा, बार्ली मिलेगा, जिसका इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट किया और वो स्प्रेड हुआ इंडिया में। तो इसलिए आप अगर देखोगे जिसका इन्फ्लुएंस हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों पे बहुत ज़्यादा है कि हम मोस्टली गेहूँ की रोटियां और ये खाते हैं। और चाइना से राइस का फार्मिंग स्टार्ट हुआ। जो राइस हम देखते कि साउथ इंडिया या फिर हमारा जो ईस्टर्न इंडिया का ईस्टर्न साइड है वहाँ पे राइस का बहुत ज़्यादा खाना होता है, बहुत ज़्यादा चलन है राइस का, तो वो चाइना से आया। सो इनको एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, वो है कि इंडिया में जाति और वर्ण सिस्टम है।
तो इन्होंने जब जेनेटिक स्टडी किया इंडिया का और इन्होंने स्पेसिफिकली जाति और वर्ण का इन्होंने स्टडी किया, उनको एक ये पता चला कि जैसे कि वर्ण में भी बहुत जातियाँ होती है, जैसे वैश्य वर्ण में बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं, तो मतलब एक दूसरी जाति में भी जेनेटिक मिक्सिंग नहीं हुआ है लगभग 2 से 3 हज़ार साल पहले से। तो इंडिया में ये चीज़ बहुत पाई जाती है कि आप अपने कास्ट में ही शादी करते हो, तो वो लगभग 2 से 3 हज़ार साल पहले से चलता आ रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि हमें जो वांशिक डिसीज़ जो होते हैं, जैसे कि बहुत बार कास्ट रिलेटेड कास्ट इक्विवेलेंट डिसीजेस होते हैं, जैसे कि कोई कास्ट में हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा इशू आता है, कोई सब कास्ट में आपको डायबिटीज़ का प्रमाण बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि हमने 2 से 3 हज़ार साल पहले से इंटर कास्ट कोई मैरिज बहुत कम हुए लगभग हुए ही नहीं है। इसकी वजह से ये इशू है। जो जूस है उनमें ये सेम इशू पाया जाता है कि वो बाहर किसी से शादी नहीं करते, वो जू लोगों में ही शादी करते हैं, उनमें भी ये जेनेटिक डिसीज़ पाए जाते हैं। तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ कि सब मैंने पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बुक है। और आई थिंक बहुत महंगा भी नहीं है, 400-450 रुपये का है, और मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, तो आप पढ़ सकते हो, खरीद सकते हो वो बुक। और ये पढ़ने के बाद मुझे एक किताब मिला जो ये तो मैंने किताब ख़त्म किया, बट और एक मुझे किताब मिला जो जेनेटिक्स पे है, सेम टॉपिक, बट वो इंडिया स्पेसिफिक है और इंडिया के बारे में डिटेल में बताता है। तो ये बुक है अर्ली इंडियंस करके, टोनी जोसेफ इसके ऑथर है, जर्नलिस्ट है। उन्होंने लिखा है कि इंडियंस का क्या जेनेटिक इवोल्यूशन था, हमारे एंसेस्टर कौन थे, और थोड़ा डिटेल में बताया। ये जो किताब है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, इसमें भी हर एक कॉन्टिनेंट का बताया गया है कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, ये कॉन्टिनेंट के लोग कैसे इवॉल्व हुए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट, देन एशियन लाइक सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, देन चाइना, उसके बाद यूरोपियंस कैसे इवॉल्व हुए, उसके बाद अफ्रीकन का क्या कैसे इवॉल्व हुए। तो मैं अभी अर्ली इंडियंस ये किताब पढ़ूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसी किताब है, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं शायद व्लॉग करूँगा और आपको बताऊँगा बीच में, ये वीक में। तो ठीक है, चलो बाय।